हेलो एवरीवन, मेरा नाम जीवन सिंह। मैं आप सभी का जीनियस ग्लोबल एकेडमी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और ये लेक्चर नंबर 2 पीवाईक्यू से रिलेटेड है। लगातार हम वर्क एनर्जी पावर की पीवाईक्यू हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमारा लेक्चर 1 था जिसमें कि आपका वर्क से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम थी, लेकिन आज की क्लास में जितनी भी प्रॉब्लम हैं वो एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम है। 20 प्रॉब्लम हम लेकर के आए हैं। आप अपने आप को ये जज करिएगा क्या ये प्रॉब्लम हमें आती हैं या नहीं आती हैं। नहीं आती हैं तो उनका अच्छे से सॉल्यूशन आप देखें। आपको ट्रिक्स और आइडिया आपको दिए जाएंगे कि किस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करने चाहिए। अब देखिए, ज़्यादा वक्त न जाया करते हुए हम चलते हैं सवालों की ओर जो हमसे सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, आज की क्लास में जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम हमारी होंगी और एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। अब देखिए, एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम आज की क्लास में मैं 20 प्रॉब्लम आपके लिए लेकर के आया हूँ। 20 प्रॉब्लम के हिसाब से ही हम सभी पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, लगातार जितने भी पीवाईक्यू हमसे पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ हमारे की पॉइंट हैं। कहने का मतलब की पॉइंट्स हमारे क्या हैं, ये आपको आने ही चाहिए सवालों को सॉल्व करने से पहले। ठीक है, एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, क्या है क्या नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको आना चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आपको आता है तो आप आगे बढ़ जाएं। वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा क्या होता है, आप सभी को मालूम है कि वर्क एनर्जी थ्योरम हमसे क्या कहती है कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब क्या है, हमारी सभी फोर्सेस कौन कौन से हैं, कंजर्वेटिव फोर्स हो सकते हैं बच्चा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकते हैं और कुछ भी हमारे एक्सटर्नल फोर्स हो सकते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो एक्सटर्नल फोर्स हमारे कौन से हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एक्चुअल में ये दोनों ही हमारे एक्सटर्नल फोर्स हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो ये होती है हमारी क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। उम्मीद करता हूं कि वर्क एनर्जी थ्योरम आप सभी को आती है कि वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी क्या है क्या नहीं है। अब देखिए, दूसरा पॉइंट आप सभी को मालूम होना चाहिए क्या है, वर्क डन बाई स्प्रिंग। वर्क डन बाई स्प्रिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा, स्प्रिंग के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है तो आप सभी को मालूम है, ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा। वो कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वेयर। ठीक है, माइनस का हाफ के एक्स स्क्वेयर आ सकता है या प्लस का के एक्स स्क्वेयर आ सकता है। दोनों वर्क डन हमारे स्प्रिंग के द्वारा किए जाते हैं। आपको मालूम है, अगर स्प्रिंग के द्वारा लगने वाला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, स्प्रिंग के द्वारा लगने वाला फोर्स स्प्रिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर दोनों कैसे हैं बच्चा, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, दोनों के दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, अगर स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अगर स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, अगर हमारे सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आपने जान लिया कि वर्क डन बाई स्प्रिंग हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव कब क्या है। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग आप सभी को मालूम है क्या है क्या नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर आप सभी को मालूम है क्या है क्या नहीं। वर्क एनर्जी थ्योरम आप सभी को मालूम है, वर्क डन बाई स्प्रिंग आप सभी को मालूम है। इन्हीं से रिलेटेड हमारे सवाल होंगे और जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे उन्हें सवाल के अंदर ही हम समझ लेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट आएगा इतना तो आप सभी को मालूम होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। एक आइडिया यहाँ से मैं आपको एक और दे देता हूँ, अगर वर्क डन बाई स्प्रिंग अगर नेगेटिव आता है तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इन स्प्रिंग, वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी, पॉजिटिव, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वेयर। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां पर आप समझें, अगर वर्क डन बाई स्प्रिंग अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन, स्टोर्ड इन
स्प्रिंग वो कैसी आएगी बच्चा, नेगेटिव आएगी। तो ये बात आप सभी को ध्यान रखना है, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो आप सभी को ये दोनों पॉइंट आप सभी को समझ में आ गए कि अगर स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन नेगेटिव आता है तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड जो होगी उसके अंदर क्या आपका पॉजिटिव होगी, और वर्क डन बाय स्प्रिंग अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होगी उस स्प्रिंग के अंदर कैसी होगी, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। यहाँ तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई। अब चलिए आगे धीरे धीरे हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, क्या है क्या नहीं है, और जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट होंगे इन सभी कॉन्सेप्ट को सवाल के अंदर ही समझने की कोशिश करेंगे। हमसे सवाल क्या कह रहा है कि देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये 2023 आईआईटी मेंस में ये सवाल हमसे पूछा गया है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया, आपने हेडलाइंस में ही देख लिया था कि जितने भी हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करते हैं तो कहने का मतलब क्या है, सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ आपकी कम है, क्योंकि इन्हीं सवालों के बेस पर ही हमसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो हर एक एस्पिरेंट को क्या PYQ तो जरूर ही करनी चाहिए। अब देखें हमसे क्या कह रहा है कि टू बॉडीज आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो 16:9 इफ दे हैव सेम लीनियर मोमेंटम। अगर इन दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम है, द रेशियो ऑफ देयर मास रेस्पेक्टिवली, तो हमें क्या बताना है, उनके मासेस का हमें रेशियो बताना है, क्या है क्या नहीं है। सबसे पहली बात देखिए सवाल को सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या है, सवाल को सॉल्व करने का तरीका यहां पर समझें। सबसे पहले सवाल में दो चीजें दे रखी हैं, एक तो लीनियर मोमेंटम और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। इट मींस आप सभी को मालूम होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच का रिलेशन कितना होता है, p²/2m होता है। तो यहाँ पर आप सभी को मालूम है क्या नहीं है। अब देखिए दो मास हैं, सबसे पहले मैं कह देता हूं, पहले वाले मास की काइनेटिक एनर्जी K1, ठीक है, बराबर मोमेंटम उसका भी P है, अपॉन 2m1 मैं लिख सकता हूं। तो पहली इक्वेशन समझ में आ गई। काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले की p²/2m2 मैं इसको यहां पर लिख सकता हूं, तो दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब देखिए आगे हमसे क्या कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देने की कोशिश करिएगा, p²/2m1 और ऊपर क्या चला जाएगा 2m2 अपॉन कितना हो जाएगा, p² आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, p² से p² कैंसिल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा, K1 अपॉन K2 का रेशियो कितना है, 16:9, 16/9 है, m2 अपॉन m1, ठीक है। लेकिन हमें क्या आपका दोनों मासेस का रेशियो पूछा है, इसका मतलब क्या है, m1 अपॉन m2 हमसे पूछा है। तो यहां से मैं m1 अपॉन m2 करूंगा, अगर इसको वाले टर्म को उल्टा करूंगा तो इधर वाले टर्म भी तो उल्टे हो जाएंगे, तो 9/16 हो जाएगा। तो 9⁻16 सवाल का आंसर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक ये सवाल आप सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर है। चलिए आगे वाले सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 2023 में ये सवाल हमसे पूछा गया है। इस सवाल को हमें सॉल्व करना है, 4 ऑप्शन इसके दिए गए A, B, C और D। हमसे क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। यहां पर हमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और दोनों स्टेटमेंट में से हमें क्या बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो यही इंफॉर्मेशन हमें देनी है। सबसे पहला स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है कि ए ट्रक एंड ए कार मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब क्या है, एक ट्रक है और एक कार है, दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी से जा रहे हैं, ठीक है। आर ब्रॉट टू रेस्ट बाई अप्लाइंग ब्रेक विच प्रोवाइड इक्वल रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स का मतलब क्या है, जो रोकने वाला फोर्स है उसकी बात कर रहा है। एक ट्रक और एक कार दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी से जा रहे हैं, ठीक है, और सेम काइनेटिक एनर्जी के बाद उनके ऊपर क्या आपका इक्वल रिटार्डिंग फोर्स लगाया गया। रिटार्डिंग फोर्स किसकी वजह से लगेगा, ब्रेक जो इसको रोकने का काम करेंगे। तो ये कह रहा है कि बोथ कम टू रेस्ट इन इक्वल डिस्टेंस, दोनों के दोनों इक्वल डिस्टेंस पर रुक जाएंगे। कहने का मतलब दोनों में सेम टाइम पर ब्रेक लगाई गई, और जिन दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम थी, क्या वो दोनों सेम डिस्टेंस पर रुकेंगे, यस और नो, ये हमें समझना है। पहले स्टेटमेंट के बारे में जानना है। देखिए सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने का तरीका हमारा सबसे पहला यही है कि सवाल के अंदर जो डाटा दिया गया है उसके बीच का रिलेशन निकालिए। एक तो काइनेटिक एनर्जी दिया गया है और दूसरा रिटार्डिंग फोर्स,
रोकने वाला फोर्स है, ठीक है। फाइनली देखिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस निकालनी है तो फाइनली तो दोनों रुकेंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखता हूँ, ई स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, ठीक है। यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई। फाइनली दोनों रुकने ही है, तो यू स्क्वेयर प्लस 2 मान लीजिए मैं रिटार्डिंग फोर्स है तो एक्सेलेरेशन भी रिटार्डिंग है, तो माइनस का ए लिख सकता हूं इंटू एस। एस बराबर क्या आ गया, यू स्क्वेयर अपॉन 2a आ गया। तो यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई होगी क्या है क्या नहीं है। अब देखिए इससे आगे, लेकिन मेरे को तो तीन चीजों के बीच में रिलेशन निकालना है, एक तो डिस्टेंस, रिटार्डिंग फोर्स, और तीसरा कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान दें, मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहता हूं इसमें m का मल्टीप्लाई ऊपर कर देता हूं और m का नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये ma तो नीचे फोर्स बन गया, तो यहां पर नीचे हो गया 2f, और हाफ ये वाला हाफ mu स्क्वेयर, ध्यान दें हाफ mu स्क्वेयर, मास इनटू एक्सेलेरेशन कितना हो गया, f हो गया। हाफ mu स्क्वेयर की अगर बात की जाए तो ये हमारा क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी बन गया। तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन f, ठीक है। अब आपको मालूम है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी सेम है और दोनों के ऊपर लगने वाला फोर्स भी सेम है, तो डिस्टेंस, काइनेटिक एनर्जी और फोर्स के बीच का ये रिलेशन आ गया। तो इसका मतलब क्या है, रिटार्डिंग फोर्स लगाने के बाद दोनों के दोनों क्या है, सेम डिस्टेंस पर रुक जाएंगे। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई कि कैसे रुकेंगे कैसे नहीं रुकेंगे। तो सवाल को सॉल्व करने की अप्रोच आप सबसे पहले जाने। तो इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट तो हमारा क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट के बारे में आप सभी ने जान लिया। चलिए स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि एक कार इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, टेक्स ए टर्न एंड मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ। कहने का मतलब क्या है, मैं आपसे कह देता हूं ये ईस्ट है, कोई भी कार ईस्ट की तरफ जा रही है। द स्पीड रिमेन्स अनचेंज्ड, मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि स्पीड इसकी क्या है, v है, v स्पीड से जा रही है कोई भी कार, और एक शार्प टर्न लेती है और नॉर्थ की तरफ चलने लगती है। आगे बात समझ में कि नहीं यहाँ तक। अब आगे हमसे क्या कह रहा है, द एक्सेलेरेशन ऑफ द कार इज 0, कार का एक्सेलेरेशन जो होगा वो 0 होगा। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पर स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि स्पीड कैसा है, स्केलर टर्म है। लेकिन यहां पर वेलोसिटी तो चेंज होगा। वेलोसिटी क्यों चेंज होगा, क्योंकि कार की डायरेक्शन चेंज हुई है। आप सभी को मालूम है कि वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ और क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो यहां पर जानने की कोशिश करिएगा, कोई वेलोसिटी कब कब बदल सकती है, मैग्नीट्यूड ना बदले अगर डायरेक्शन बदल जाए तो भी वेलोसिटी बदल जाएगा। मैग्नीट्यूड अगर बदल जाए डायरेक्शन ना बदल जाए तो भी वेलोसिटी बदल जाएगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल जाए तो भी वेलोसिटी बदल जाएगा। वेलोसिटी कब नहीं बदलेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ना बदले तब वेलोसिटी नहीं बदलेगा। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई क्या है क्या नहीं। इट मीन्स यहां पर अगर डायरेक्शन चेंज हुई है, इट मीन्स यहां पर अगर डायरेक्शन चेंज हुई है तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी में तो चेंज आया होगा। तो आपको मालूम है चेंज इन वेलोसिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2v sin θ/2। अब देखिए इसने शार्प टर्न लिया है तो थीटा एंगल बोले तो 90 डिग्री से इसने टर्न लिया है, तो थीटा की वैल्यू 90 हो गई। चेंज इन वेलोसिटी 2v sin 45 है, चेंज इन वेलोसिटी हमारा हो गया, और टाइम भी कुछ ना कुछ होगा। तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन डज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक्सेलेरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम है। तो इसका मतलब क्या है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि ये हमसे कह रहा है कि एक्सेलेरेशन ऑफ द कार इज 0। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो हम कह सकते हैं यहां पर कह रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो सवाल का आंसर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो बी ऑप्शन के बारे में बहुत अच्छे से आपने समझ लिया कि बी ऑप्शन क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करने जाएं तो उस न्यूमेरिकल की सबसे पहले इंफॉर्मेशन रजिस्टर करिए आप अपने दिमाग में। इंफॉर्मेशन जब रजिस्टर हो जाएगी तो हर सवाल को बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे आपने देखा काइनेटिक एनर्जी, डिस्टेंस और इसके अलावा रिटार्डिंग फोर्स, तीनों के बीच का रिलेशन निकाला, सवाल का आंसर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी ने सॉल्व कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा, अच्छा सवाल है।
अच्छा सवाल, 2023 आईआईटी मेंस में ये सवाल हमसे पूछा गया है। हमसे कह रहा है कि ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम इज टाइड टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 7.5 Newton per meter and length 20 centimeter. The other end of the spring is fixed at a particular point A. If the block moves in a circular path on a smooth horizontal surface with angular velocity 5 radian per second about point A, the tension in the string. तो स्ट्रिंग में हमें स्प्रिंग में हमें क्या निकालनी है, टेंशन निकालनी है। तो ये सवाल हमसे पूछा गया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस सवाल की बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लीजिएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सभी को क्या है, ध्यान दें। मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये हमारे पास कोई एक रस्सी है, इसको इस पॉइंट पर टाइड कर दिया हमने, बांध दिया, फिक्स कर दिया ओ पॉइंट, और इससे एम मास हमने बांध दिया। अगर ये एम मास हमारा वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस रस्सी के अंदर टेंशन आएगा कि नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो सर्किल में घूम रहा है वो किसकी वजह से घूम रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करेगा, टेंशन करेगा। तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह टेंशन लिख सकते हैं, तो टेंशन mv² अपॉन r के बराबर हो जाएगा। तो ये आपको बात समझ में आ गई। इसका मतलब यहाँ पर टेंशन रोल प्ले कर रहा है किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का। सिमिलरली ठीक उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या है, ध्यान दें। आपको ये कहानी समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है। अब देखिए इससे आगे समझने की कोशिश करिएगा। सवाल हमसे क्या कह रहा है, हमारे पास कोई एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से एम मास का ब्लॉक हमारा क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, और ये लेंथ जो दे रखी है ये कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। इसको मैं 0.2 मीटर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, क्लियर है सभी को, 0.2 मीटर दे रखी है और ये सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है, और इस सर्कुलर मोशन की इसकी एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है 5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, 5 रेडियन पर सेकेंड। तो हमसे ये पूछ रहा है कि इस स्प्रिंग में हमारा टेंशन कितना आया होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर जानने की कोशिश करिएगा। सबसे पहली बात, प्रैक्टिकल बात ये है कि जब स्प्रिंग से बांध करके हम ब्लॉक को घुमाएंगे तो स्प्रिंग में थोड़ा खिंचाव आ जाएगा, एलोंगेशन इन द स्प्रिंग आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले तो ये कह देता हूं कि ये 20 सेंटीमीटर की रेडियस में ना घूम करके ये कोई 0.2 + x रेडियस में ये चक्कर लगाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं, यहाँ तक 0.2 + x की रेडियस में ये चक्कर लगाएगा। अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv² अपॉन r है। ठीक है, आपको मालूम है कि v को हम क्या लिख सकते हैं, v = r ओमेगा है। अगर ओमेगा के टर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, v² की जगह r² ओमेगा² और नीचे भी r है, r से r कैंसिल हो गया तो mr ओमेगा²। एंगुलर टर्म में सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा इतना होता है। तो यहां तक की कहानी सभी को समझ में आ गई। अब देखिए सबसे पहली बात, आर रेडियस अब हमारी कितनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है हमारा, स्प्रिंग फोर्स है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है, स्प्रिंग फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर स्प्रिंग फोर्स बनेगा, तो स्प्रिंग फोर्स हमारा हो जाएगा mr ओमेगा² के बराबर। और आप सभी को ये भी मालूम है कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो कितने के बराबर होता है, kx के बराबर होता है। तो x की अगर हम बात करें, ध्यान दें, मैं यहां पर एक बात लिख सकता हूं कि स्प्रिंग फोर्स ही हमारा कितने के बराबर है, टेंशन के बराबर है, और यही कितने के बराबर है, kx के बराबर है। k की वैल्यू तो बच्चों हमें यहां पर मालूम है 7.5, और अगर x की वैल्यू अगर पता चल जाए कि जब ये घूम रहा होगा तो इसके अंदर कितना खिंचाव आया होगा, इस x की वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर दूंगा तो सवाल का आंसर निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। अब देखिए, चलिए इस सवाल को अब हम आगे सॉल्व करते हैं। कैसे, k की वैल्यू 7.5 इंटू x, मास कितना है 100 ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो अपॉन में 1000 कर देते हैं। अब देखिए r की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, रेडियस कितनी, 0.2 + x रेडियस में घूमेगा। ओमेगा की वैल्यू 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसको मैं 25 लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखिए
2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब देखिए इसको मैं इधर लेकर के आऊंगा तो कितना हो जाएगा 75x इक्वल्स टू 0.2 प्लस x इंटू 25 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो हम कह सकते हैं 3x इक्वल्स टू 0.2 प्लस x इधर लेकर के आएंगे तो 2x हो जाएगा, 2x बराबर 0.2 हो जाएगा। क्लियर है सभी को। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा, x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ध्यान दें इसको मैं 2/10 लिख सकता हूं, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1/10 मीटर हो गई। ठीक है 1/10, k की वैल्यू कितनी है 7.5, ठीक है, और x की वैल्यू बच्चा 1/10, तो 7.5 को हम क्या है 75/10 लिख सकते हैं, तो ये 75/100 हो गया। ठीक है टेंशन इतने न्यूटन, 75/100 को बच्चा हम कितना लिख सकते हैं 0.75 न्यूटन लिख सकते हैं। तो इस तरीके से सवाल का आंसर कितना हो गया 0.75 न्यूटन हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल बहुत अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया होगा, किस तरीके से इस सवाल को सॉल्व आपने किया है, क्या नहीं किया है। तो ये कहानी आप सभी को समझ में आ गई होगी सेंट्रीपिटल फोर्स वाली। ठीक है अब देखिए सबसे पहले कोई भी सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन आप रजिस्टर करें आप अपने दिमाग में, तभी उस सवाल को बहुत अच्छे ढंग से आप क्लियर कर पाओगे। अब देखिए आगे हमसे क्या कह रहा है, फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द ग्राउंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। किसी एक बॉडी को ग्राउंड से किसी एक एंगल पर उसको प्रोजेक्ट किया गया, तो उससे रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। कहने का मतलब क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन की ये बात कर रहा है। मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं किसी एक बॉडी को u वेलोसिटी से थीटा एंगल से इसको क्या है आपका प्रोजेक्ट किया गया। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी इज 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट। आप सभी को मालूम है कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो इस u वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हमारे हो जाएंगे, एक तो u cos थीटा और इसके अलावा दूसरा कंपोनेंट कौन सा हो गया u sin थीटा। यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई। अब देखिए आपको मालूम है हाईएस्ट पॉइंट पर u sin थीटा तो हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन u cos थीटा वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर 0 नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, पहला वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बिल्कुल भी 0 नहीं हुआ है, कितना हो गया है u cos थीटा, तो बी ऑफ पॉइंट भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है अब इसके अलावा नेक्स्ट यहां पर जानिएगा, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम इज मैक्सिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट। वर्टिकल कंपोनेंट का मैक्सिमम हाइट पर इज मैक्सिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब देखिए वर्टिकल कंपोनेंट की अगर बात करें तो वर्टिकल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर तो 0 हो गई, तो वर्टिकल कंपोनेंट मोमेंटम का कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब सी वाला भी हमारा क्या है, गलत है। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट। अगर हमने इसको रेफरेंस लेवल मान लिया, सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइट पर है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। ठीक है तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया, तो इसका मतलब क्या है, डी पॉइंट आपका करेक्ट है। तो इस तरीके से ये सवाल आप सभी को समझ में आ गया होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन था और आपको इंफॉर्मेशन रजिस्टर करनी थी। सवाल का आंसर झट से ही निकल गया, क्या है क्या नहीं है। अब देखिए इससे आगे हम यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या है क्या नहीं है। अब देखिए आगे का सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, ए बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम इज टाइड टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 12.5 न्यूटन पर मीटर while the other end of spring is fixed at point O. If the body moves about O in a circular path on a smooth horizontal surface with constant angular speed 5 radian per second, the ratio of extension in the spring, मान लीजिए स्प्रिंग का एक्सटेंशन x हुआ है टू इट्स नेचुरल लेंथ, x अपॉन एल का आपको रेशियो निकालना है, क्या है क्या नहीं है। ध्यान दें सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इससे पहले की प्रॉब्लम मैंने बिल्कुल ठीक इसी तरीके की प्रॉब्लम बताई थी। ठीक है तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से ये प्रॉब्लम है और इस सवाल को आपको खुद ही सॉल्व करना है। नहीं सॉल्व हो पाता है तो आप मेरे को बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दूंगा बड़ी आसानी से।
जैसा क्वेश्चन नंबर आई थिंक थर्ड हमने एक सॉल्व किया है जो सेंट्रीपिटल फोर्स वाला है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके का सवाल है। आप भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप करें, नहीं आता है तो फिर से मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन फिर से आपको दूंगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जानने की कोशिश करेगा आगे हमारा सवाल क्या है। देखिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि जिस तरीके का सॉल्यूशन मैं आपको करा ही चुका हूँ, जिस बेस का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, तो आगे वाला अगर सिमिलर क्वेश्चन आता है तो वो आप ट्राई करें, जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपने कितना समझा कितना नहीं समझा है, ठीक है। अब देखिए इससे आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है जो 2022 में हमसे पूछा गया है। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी ई एट एंगल ऑफ 60 डिग्री to the horizontal, the kinetic energy of this ball at the highest point of flight will become। कहने का मतलब क्या है, यहां पर जानने की कोशिश करेगा। सवाल वेरी इजी है। किसी बॉल को हमने क्या है आपका, मान लीजिए ई काइनेटिक एनर्जी से 60 डिग्री के एंगल से हमने इसको थ्रो किया है, तो हमसे ये कह रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच करके इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देनी है। सबसे पहले देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए हमने इसको u वेलोसिटी से थ्रो किया, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमारी कितने के बराबर होगी, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है। तो हाफ एम वी हमारा u के बराबर है, और ये काइनेटिक एनर्जी को हमने कितने के बराबर माना है, E के बराबर माना है। इसका मतलब E की वैल्यू कितने के बराबर है, हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर। अगर u के बराबर है, u वेलोसिटी से थ्रो किया है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा होगा और वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा होगा। sin थीटा बोले तो sin 60, u cos 60 u sin 60। अब देखिए यहां पर u cos 60 कंपोनेंट यहां पर रहेगा, u cos 60 बोले तो u/2 रहेगा। अब देखिए इस जगह पर आने पर हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी हो गई, u/2 हो गई, तो u स्क्वायर अपॉन 4 हो गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 इंटू 1/2 एम यू स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी। आप सभी को इतना तो मालूम है कि हाफ एम यू स्क्वायर की वैल्यू हमारी ई के बराबर है, तो ये सवाल का आंसर काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट कितनी हो गई, E/4 हो गई। तो ये तो बड़ा इजी सवाल है। इस सवाल का आंसर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो बड़ी आसानी से इस सवाल को आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो यहाँ तक की इंफॉर्मेशन आप सभी को मिली, क्या है क्या नहीं। अब देखिए इससे आगे का सवाल सॉल्व करते हैं। इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अब देखिए मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय। सबसे पहले मैं एक की पॉइंट बताना चाह रहा हूं कि इंक्रीज डिक्रीज वाले सवाल अगर आपसे पूछे जाते हैं, अगर इंक्रीज डिक्रीज अगर 5% तक है, 5% तक है, तो आप सवाल को एरर एनालिसिस से कर सकते हैं। किससे, एरर एनालिसिस से आप सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर 5% से ज़्यादा का इंक्रीज और डिक्रीज आपको दिखाया गया है, तो उस सवाल को जर्नल मेथड से ही सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए मान लीजिए इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20%, सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं, सबसे पहले इनिशियली मान लीजिए मोमेंटम p था, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी थी, p²/2m, ठीक है। यहां तक की कहानी सभी को समझ में आ गई। अब देखिए अब ये कह रहा है कि मोमेंटम 20% इंक्रीज कर गया, तो 20% का मतलब कितना हो गया, ध्यान दें 20% का मतलब हो गया 0.2 p और बढ़ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम 1.2 p हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल बच्चा हमारी कितनी हो गई, हाफ p²/2m, तो 1.2 p का होल स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारी हो जाएगी 1.44 p²/2m। यहां तक की कहानी सभी को समझ में आ गई होगी कि सवाल को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दें। अब देखिए एक बात समझने की कोशिश करिएगा, p²/2m को अगर मैं x मान लूं, तो p²/2m को भी मैं x मान लेता हूं। मान लीजिए मैं आप कह सकता हूं कोई भी वैल्यू x से बढ़कर के 1.44 x के बराबर हो गई, या मैं ये कह सकता हूं कोई भी वैल्यू 1 से, ध्यान दें 1 से लेकर के 1.44 हो गई, तो कितने परसेंट ये इंक्रीज कर गया होगा। सबसे पहली बात तो आपको ये पता चल गया कि इंक्रीज है। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 0.44 हो गया।
अब देखिए 0.44 जो बढ़ा है वो किसके ऊपर बढ़ा है, 1 के ऊपर बढ़ा है, वही परसेंटेज वाला सवाल है। इनटू 100 कर देंगे 100%, तो ये सवाल का आंसर कितना हो गया, 44% हो गया। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 44%। ये ध्यान दें, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 44% आ जाएगा, ये 4%, ठीक है। और ये इस तरीके से ये ऑप्शन गलत लिख गए, तो सवाल का आंसर क्या होगा, 44% इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आपने इस सवाल के बारे में जान लिया क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अगर आपका परसेंट अगर चेंज 5% तक है तो उसको किससे करेंगे, एरर एनालिसिस से करेंगे। और एरर एनालिसिस का सवाल अगर हो सकता है कि आज आगे आ जाए तो उसका भी मेथड आपको पता चल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। ये भी सवाल 2022 आईआईटी मेंस में हमसे पूछा गया है। हमसे सवाल क्या कह रहा है, ए बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम हैविंग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 90 जूल इन शॉर्ट इनसाइड ए लॉन्ग स्विमिंग पूल as shown in figure, its kinetic energy reduced to 40 joule within 1 second. The minimum length of the pool the bullet has to travel so that it completely come to rest is। सबसे पहली बात कहने का मतलब क्या है, हमारे पास स्विमिंग पूल है, किसी बुलेट को हमने उसमें फायर किया, फायर करने के बाद जब फायर किया उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी है, 90 जूल है। और 1 सेकंड के बाद जब हमने देखा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी रह गई 40 जूल। तो हमें ये बताना है कि उस पुल की मिनिमम लेंथ हम क्या रखें जिससे वो बुलेट किस में आ जाए, रेस्ट में आ जाए। तो इसके बारे में हमें समझना है। सबसे पहली बात देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस सवाल को सॉल्व करने का आइडिया आपके पास होना चाहिए। देखिए इनिशियली तो हमारी 90 जूल है, 1 सेकंड के बाद 40 जूल हो गई, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके ऊपर क्या लगा होगा, रिटार्डिंग फोर्स लगा होगा। और रिटार्डिंग फोर्स लिक्विड की वजह से तो विस्कस फोर्स लगा होगा, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट, रिटार्डिंग फोर्स यहाँ पर लगा है और उसी रिटार्डेशन की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। फाइनली ये किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। तो हमें क्या बताना है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ ऑफ पूल हमें बताना है। इस पूल की मिनिमम लेंथ क्या रखें जिससे ये रेस्ट में आ जाए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, हम क्या करते हैं, ध्यान दें, इस वाले पॉइंट की हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, इस वाले पॉइंट की हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। यहां से काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो दोनों पॉइंट की वेलोसिटी तो पता चल जाएगी। जब दोनों पॉइंट की वेलोसिटी पता चल जाएगी तो एक्सेलेरेशन हमें पता चल जाएगा, रिटार्डिंग एक्सेलेरेशन। अरे हमारा फ्लूइड तो सेम है, तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलेरेशन, रिटार्डिंग एक्सेलेरेशन इस बुलेट के ऊपर लगने वाला क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी, ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी मालूम है हमें, एक्सेलेरेशन यहां से यहां तक का मालूम हो जाएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस में ये निकल आएगा। यहां तक की कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई। सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैं निकालता हूं, हाफ एम यू स्क्वायर 90 जूल के बराबर है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करेगा, यू स्क्वायर इक्वल्स टू 90 इंटू 2 अपॉन एम हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए मास हमारा कितना दे रखा है, 200 ग्राम दे रखा है, तो 90 इंटू 2, मास की वैल्यू में क्या लिखूंगा, 200 बटे 1000 करूंगा तो 1000 ऊपर चला जाएगा। क्लियर है सभी को, यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब देखिए 2 से 1 टाइम्स और ये 100 टाइम्स हो जाएगा और ये 2 जीरो कैंसिल हो गई तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू 900 आ जाएगा। तो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगी जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे इधर की तरफ। तो यू की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी आ गई, 30 मीटर पर सेकंड आ गई। सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना है तो ये अप्रोच आप सभी को पता चल गई है क्या है क्या नहीं है। अब देखिए दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो यहां पर समझने की कोशिश करेगा, दूसरा पॉइंट क्या है। अब देखिए जब काइनेटिक एनर्जी, ध्यान दें, जब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर जब 40 जूल हो चुकी होगी तो वही वी स्क्वायर बराबर 40 इंटू 2 अपॉन एम करूंगा तो 200 और ऊपर 1000 चला जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो ये बात आप सभी को पता चल गई क्या है क्या नहीं है। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यह है, आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा,
हमारी 3 स्टेज हम यहाँ पर ले रहे हैं। सबसे पहली स्टेज की अगर बात करें तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है और 1 सेकंड में वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब उससे आगे फाइनल वेलोसिटी हमें कितनी करनी है, 0 करनी है। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूं, एक्सेलेरेशन निकालता हूं। रिटार्डिंग एक्सेलेरेशन कितना लगा होगा, तो रिटार्डिंग एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालें तो किस तरीके से निकल सकती है। आप सभी को मालूम है कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी हमारा क्या है, यहां से यहां तक का मोशन कंसीडर कर रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी, 20, इनिशियल वेलोसिटी 30 प्लस ए टाइम 1 सेकेंड। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन यहां से कितना आ गया, माइनस के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहां से एक्सेलेरेशन आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसके द्वारा लगने वाला जो एक्सेलेरेशन है, रिटार्डिंग एक्सेलेरेशन, वो कितना लग रहा है, रिटार्डिंग एक्सेलेरेशन माइनस के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मैं अब ये कह सकता हूं कि 30 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया और फाइनली ये रेस्ट में चली जाए। एक्सेलेरेशन माइनस के 10 है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, वही मिनिमम लेंथ हो जाएगी पूल की। तो आप सभी को मालूम है, मैं लिख सकता हूं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, फाइनली तो ये 0 में फाइनली तो ये 0 होना ही है। ठीक है, ये 0, अब ये कितना हो गया, 900 हो गया, प्लस 2 इंटू माइनस के 10 कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, अब इंटू एस हो गया। तो यहां पर जानने की कोशिश करेगा, डिस्प्लेसमेंट 900 अपॉन 20 हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 45 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बुलेट वही क्या होगा, मिनिमम लेंथ ऑफ द पूल। तो सवाल का आंसर कितना हो गया, 45 मीटर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं है। तो ये 2022 आईआईटी मेंस का पूछा हुआ सवाल है, तो इस सवाल को आपने बहुत अच्छे से समझा क्या है क्या नहीं। देखिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, कोई सवाल टफ नहीं होता है सवाल की इंफॉर्मेशन को आप रजिस्टर कीजिए और रजिस्टर करने के बाद सवाल का आंसर बड़ी आसानी से निकल आएगा। तो ये सवाल आपने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है क्या नहीं। अब देखिए आगे का सवाल हमारा बहुत अच्छा है, हमें यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है और हमसे क्या कह रहा है, एज पर द गिवन फिगर टू ब्लॉक ईच ऑफ मास 250 ग्राम, 250 ग्राम के दोनों मास हमें यहाँ पर दे रखे हैं, आर कनेक्टेड टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है। If both are given velocity v in opposite direction, then maximum elongation of the spring is। ध्यान देने की कोशिश करिएगा, तो हमें मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग हमें बताना है क्या है क्या नहीं है। इसकी भी वेलोसिटी हमने v दी और इसकी भी वेलोसिटी हमने क्या दी, v दी। तो हमें क्या बताना है, मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग हमें बताना है कि मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग कितने के बराबर होगा, कितने के बराबर नहीं होगा। तो ये बात हमें समझनी है। अब देखिए ध्यान देने की कोशिश करेगा, सबसे पहली बात हमने इसको वेलोसिटी v दी, इधर भी इसको वेलोसिटी v दी। कहने का मतलब क्या है, दोनों को हमने क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी दी, और ये टोटल काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होनी है, स्प्रिंग के अंदर स्टोर होनी है। ठीक है, तो इस वाले ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv²। ठीक है, और दूसरे वाले ब्लॉक की भी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं, यहां तक। और यही पूरी एनर्जी स्टोर्ड होगी इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बच्चा कितनी होगी, हाफ kx² के बराबर होगी। तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई, हाफ kx² मैं इसको लिख सकता हूं। और ये क्या है, x यहां पर क्या बनेगा, एलोंगेशन इन द स्प्रिंग बनेगा कि नहीं बनेगा, एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई। अब मैं इसको ओनली क्या लिख सकता हूं, mv² बराबर हाफ kx² लिख सकता हूं। x² बराबर क्या हो जाएगा, 2mv² अपॉन k हो जाएगा। यहां तक की कहानी सभी को समझ में आ गई। अब देखिए 2 इंटू मास हमारा क्या है, 250 ग्राम है, तो 250 बटे 1000 कर सकता हूं इसको, इंटू v² अपॉन k की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, k की वैल्यू हमें दे रखी है 2 न्यूटन पर मीटर। तो 2 हो गया ये। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, इसको हम
ये 25 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 टाइम्स, तो एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू वी स्क्वेयर अपॉन 4 हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, v/2। तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग जो होगा v/2 के बराबर होगा। तो देखिए ये ऑप्शन में लिखने में मिस्टेक कर दी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आंसर क्या होगा, v/2 होगा। तो ये सवाल का आंसर आप सभी को समझ में आ गया कि सवाल का आंसर हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे पहले आपको एक आइडिया मिला, दो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में वेलोसिटी दी, काइनेटिक एनर्जी आई, उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से तो एलोंगेशन होगा कि नहीं होगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एलोंगेशन इन द स्प्रिंग में कनेक्ट हो जाएगी, या कंप्रेस करना चाहते हैं तो कंप्रेशन इन द स्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कहानी आप सभी को समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है। इससे रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत से सवाल आपसे पूछे गए हैं, तो और भी सवालों को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी ने समझा कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमसे सवाल क्या कह रहा है, टू बॉडीज A and B of masses 5 kg and 8 kg are moving such that the momentum of body B is twice that of body A, the ratio of their kinetic energy। अब देखिए सबसे पहली बात, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हमें बताना है क्या है क्या नहीं। अब मैं एक तरफ ए बॉडी ले लेता हूं, एक तरफ बी बॉडी लेता हूं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी p² अपॉन 2m। अब देखिए 2m मास कितना है ए बॉडी का, 5 kg है, तुरंत पुट कर दिया। तो मैं इसको p² अपॉन 10 कर सकता हूं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी बॉडी, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी बॉडी को अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, देखिए ए बॉडी का मोमेंटम है तो ए लिख दिया यहाँ पर, काइनेटिक मोमेंटम ऑफ बी बॉडी अपॉन 2 × 8 हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ बी बॉडी का स्क्वायर अपॉन 16। अब देखिए दोनों बॉडी का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है तो Ka अपॉन Kb हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मोमेंटम ऑफ ए बॉडी अपॉन 10, मोमेंटम ऑफ बी बॉडी अपॉन 16, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई बाहर का बाहर, तो Pa² × 16 अपॉन कितना हो जाएगा, Pb² × 10। यहाँ तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई। अब देखिए आगे की इंफॉर्मेशन अब हम लेते हैं। कहने का मतलब क्या है, मोमेंटम ऑफ बी बॉडी इज ट्वाइस, बी बॉडी का मोमेंटम 2 गुना है दैट ऑफ बॉडी ए। मान लीजिए अगर ए बॉडी का मोमेंटम x है, ठीक है, x है, और तो बी बॉडी का मोमेंटम कितना है, 2x है। तो 2x का होल स्क्वायर करूंगा तो 4x² हो जाएगा × 10, x² से x² कैंसिल, 4 से 4 टाइम्स कैंसिल, 4/10, 4/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/5। तो सवाल का आंसर क्या होगा, 2⁵ हो जाएगा। तो सवाल का आंसर आपने निकाल लिया बड़ी आसानी से। सवाल का आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो देखिए ये सवाल है, बड़े सिंपल सवाल हैं हमसे जो PYQ में हमसे पूछे जा चुके हैं। अब देखिए आगे का सवाल अब हम यहाँ पर सॉल्व करना चाह रहे हैं। आगे का सवाल देखिए हमसे क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, हमें फिगर यहाँ पर दिखाया गया है, द ब्लॉक ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड। अब देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हमारा क्या आपका m मास का ब्लॉक है, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ए पॉइंट से हमने इसको ड्रॉप किया है। द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस पॉइंट बी। कहने का मतलब क्या है, जब ये ब्लॉक बी पॉइंट पर आ गया होगा, बी पॉइंट पर आने का मतलब क्या है, y0 डिस्टेंस जब ये नीचे आ गया होगा तो इस वाले बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब देखिए सबसे पहली बात, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, ½ mv²। तो वेलोसिटी उसी पॉइंट की जिस पॉइंट पर हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करेगा, बी पॉइंट की अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है तो ड्रॉप किया गया है तो u की वैल्यू 0, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट -y में कवर किया है तो मैं -y0 कह सकता हूं, ठीक है। अब मेरे को निकालना क्या है, v निकालना है। तो देखिए v, u, a और s, तो ये कौन सी इक्वेशन में आते हैं, ये चारों के चारों। तो v² = u² प्लस 2as, ठीक है। यहां तक की कहानी सभी को समझ में आ गई। v², ये तो 0 हो गया, 2 × माइनस का g माइनस के y0, ठीक है।
तो ये v की वैल्यू हो गई कितनी, √2g/0। क्लियर है सभी को, या v स्क्वायर की वैल्यू 2g/0 हो गई। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी 1/2, मास तो हमारा m हो ही गया, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 2g/0 हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, mg/0 हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई कहां पर, आपका बी पॉइंट पर mg/0। तो सवाल का आंसर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो बहुत अच्छे से आपने इस सवाल को समझा कि इस सवाल का सॉल्यूशन क्या होगा क्या नहीं होगा, यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई। अब देखिए इससे आगे का सवाल अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मैंने आपसे पहले ही कहा था 20 क्वेश्चंस की हमारी सीरीज है, और जो क्वेश्चन आपको आता है तो आप आगे वाले सवाल की तरफ आप चले जाएं, ऐसा नहीं है कि आप उस सवाल का वेट करते रहें, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, ये बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट द मैक्सिमम हाइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज 0। अब देखिए मैक्सिमम हाइट पर मान लीजिए किसी बॉल को हमने यहाँ से थ्रो किया, जब बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी तो वेलोसिटी तो इसकी 0 हो जाएगी, लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी भी -kg नीचे की ओर लगता रहेगा। क्लियर है, तो हमसे अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी तो हमारी मैक्सिमम हो जाएगी कितनी, mgh के बराबर हो जाएगी, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब देखिए एक्सेलेरेशन हमारा -kg के बराबर रहेगा, फोर्स भी कुछ ना कुछ लगेगा, जब एक्सेलेरेशन है तो फोर्स लगेगा mg, ठीक है, mg फोर्स लगेगा। हमारा 0 कौन हो जाएगा, वेलोसिटी हमारी कितनी हो गई, 0 हो गई, यहां तक की बात समझ में आई। वेलोसिटी 0 तो मोमेंटम कितना हो गया, 0, मास इनटू वेलोसिटी 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो सवाल का आंसर कौन सा हो गया, ए ऑप्शन आपका हो गया। ये 2022 IIT मेंस में ये पूछा हुआ सवाल है, सिंपल सवाल है, कोई ज्यादा बड़े कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है इसमें। अब देखिए हमसे सवाल क्या कह रहा है, ये पार्टिकल एक्सपीरियंसेस ए वेरिएबल फोर्स, और देखिए वेरिएबल फोर्स ये क्या दिया गया है, 4xi कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप है ये, ठीक है, इन ए हॉरिजॉन्टल xy प्लेन द डिस्टेंस इन मीटर, द फोर्स इज इन न्यूटन, डिस्टेंस मीटर में दे रखी है, फोर्स न्यूटन में। इफ द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम, पार्टिकल कहां से कहां गया है, 1,2 से लेकर के 2,3 तक गया है, इन xy प्लेन, देन काइनेटिक एनर्जी चेंज बाय, तो आप सभी को मालूम है, देखिए काइनेटिक एनर्जी कितने किससे चेंज होगी, तो आप सभी को एक बात तो मालूम है, वर्क एनर्जी थ्योरम की अगर हम बात करें तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमसे क्या कहती है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी चेंज बाई का मतलब क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर होगा। ओबवियस सी बात है कि यहाँ पर हम वर्क डन निकाल देंगे, अगर हम वो वर्क डन निकाल देते हैं वही वर्क डन हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो वर्क डन हमें निकालना है, तो वर्क डन हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे नहीं। अब देखिए वर्क डन निकालने की यहाँ से कई तरीके बन सकते हैं, एक तो क्या है F.S, ठीक है, हमारा फोर्स वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, क्या है, फोर्स इस तरीके से हमें दे रखा है। अब देखिए लेकिन यहाँ पर एक बात आपको देखने को मिल रही है कि फोर्स जो है हमारा यहाँ पर कैसा है, वेरिएबल है। फोर्स अगर वेरिएबल है तो वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है, पहले लेक्चर में जितने भी PVIQ से प्रॉब्लम वर्क से जो प्रॉब्लम पूछी गई है तो हमने फर्स्ट लेक्चर में ओनली वर्क ही सॉल्व किया है। तो वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन F.dx के बराबर होगा, क्लियर है, या F.ds होता है। अब देखिए मैं यहाँ पर कह सकता हूँ फोर्स हमारा कितना है, 4xi कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप, और ds वेक्टर हमारा dxi कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz k कैप के बराबर हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो वर्क का फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, 4x dx बन जाएगा, क्योंकि इसका i का मल्टीप्लाई i के साथ करेंगे, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, और दूसरा क्या बन जाएगा 3y स्क्वायर dy बन जाएगा। अब देखिए x की लिमिट हमारी कहां से कहां है, x की लिमिट 1 से लेकर के 2 तक है, तो यहां पर लिमिट 1 से 2 रख देता हूं, यहां की लिमिट y की 2 से 3 है, तो यहां पर 2 से 3 रख देता हूं। अब इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या आएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, तो x स्क्वायर अपॉन 2, 2 को बाहर निकाल लेता हूं तो 2 आ जाएगा, 2x स्क्वायर, लिमिट 2 से 1 हो जाएगी, प्लस 3 को बाहर निकाल लेता हूं तो ये अंदर y क्यू आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, लिमिट 2 से 3 हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जाने 1 से लेकर के 2 तक की लिमिट है, 2 लिमिट अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 2 बाहर है,
तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा प्लस। अब देखिए अपर लिमिट रखूंगा तो 27 हो जाएगा, माइनस के 8 हो जाएगा, तो 27 माइनस के 8 अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और ये प्लस का 6 हो जाएगा, तो 19 और 6 कितना हो गया, 25 जूल। क्लियर है सभी को, वर्क डन है। तो यहाँ पर 25 जूल हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो इस सवाल को बड़ी आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। फिर से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस सवाल को सॉल्व कैसे किया है। हमारा जो फोर्स है वो कैसा है, वेरिएबल फोर्स है। अगर वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन हम का फॉर्मूला हमारा क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस। हमने फोर्स हमने यहाँ पर रख दिया और डी एस वेक्टर हमने यहाँ पर रख दिया, और रखने के बाद हमने इसको सॉल्व किया, हमने लिमिट यहाँ पर लगा दी। सॉल्व करने के बाद ये कितना आ गया, 25 जूल आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड सवाल मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आप सभी को सॉल्व कराया है, क्या है क्या नहीं है। तो ये 2022 में पूछा गया था, ये 2021 में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हमसे क्या कह रहा है, ए बॉडी ऑफ मास एम ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h रीचेस द ग्राउंड विद ए स्पीड ऑफ अंडर रूट 0.8 अंडर रूट जी एच। ठीक है, इतनी वेलोसिटी से रीच करता है। द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय द एयर फ्रिक्शन, ध्यान देने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास एम मास की कोई भी एक बॉल है, इसको हमने यहां से ड्रॉप किया गया, इसको हमने यहां से क्या किया है, ड्रॉप किया है। एम मास की बॉल को हमने यहां से क्या किया है, ड्रॉप्ड किया है। आप सभी को मालूम है ड्रॉप्ड किया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी, 0.8 अंडर रूट जी एच है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा, यहां से यहां तक की जर्नी को अगर देखें तो इसको एयर फ्रिक्शन तो ऊपर की ओर धकेल रहा होगा। ठीक है, और लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर दो फोर्सेस ने वर्क किया है, एक तो एयर ड्रैग की वजह से, एयर ड्रैग ने अपना काम किया है, और ग्रेविटेशनल फोर्स ने भी अपना काम किया है। तो आप सभी को मालूम है कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है क्या नहीं है, ध्यान दें। वर्क एनर्जी, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी चेंज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस कौन कौन से हैं, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब देखिए कंजर्वेटिव फोर्स हमारा यहां पर कौन लगा है, कंजर्वेटिव फोर्स आप सभी जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है। एम जी से हमने क्या आपका एच हाइट नीचे तक लेकर के आए। ठीक है, तो एम जी मान लीजिए मैंने इसको एच हाइट मान लिया, तो यहां पर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा, एम जी एच पॉजिटिव, क्योंकि एम जी भी उसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा उसी डायरेक्शन में हुआ है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा, एम जी एच होगा। अब देखिए वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, एयर ड्रैग है, तो वर्क डन बाय एयर ड्रैग, ठीक है, बराबर के काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम, मास हमने एम ले लिया, ठीक है, एम दिया गया है, ठीक है। वी स्क्वायर की अगर बात करें तो इस वेलोसिटी का स्क्वायर करूंगा तो 0.64 जी एच हो जाएगा, तो मैं इसको 0.64 जी एच हो गया, ठीक है। इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 0.2, ठीक है। तो वर्क डन बाई एयर ड्रैग, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 0.2 जी एम जी एच, और देखिए इस mgh को इधर लेकर के जाऊंगा तो mgh, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं mgh कॉमन ले लें, 0.2 माइनस के 1 करेंगे तो ये कितना आएगा, सॉल्व होकर के mgh इंटू माइनस के 0.68 आएगा। क्लियर है सभी को। तो इतना ये वर्क डन है, ये किसके द्वारा किया गया है, एयर ड्रैग के द्वारा। तो माइनस का 0.68 mgh इतना वर्क डन किया गया है। तो सवाल का आंसर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो इस सवाल को आपने बहुत अच्छे से समझा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा आगे का सवाल। आगे का सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एफ डॉट डी एस, एफ डॉट एस है। वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन एफ डॉट डी एस होता है, आप सभी को मालूम है। अब देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको फोर्स वर्सेस
फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का अगर आपको ग्राफ दे रखा है, अगर इसका ग्राफ दे रखा है तो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया है वो आपको क्या देगा बच्चा, वर्क डन आपको देगा। क्लियर है सभी को, क्या देगा, वर्क डन आपको देगा। तो यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, ए पार्टिकल मूव्स इन वन डायमेंशन फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से ये चलना स्टार्ट किया है, ठीक है, अंडर द, अब देखिए वर्क डन, लेकिन मैं आपको इसमें एक और चीज चेंज करवाना चाह रहा हूं कि एफ डॉट एस का जो एरिया है ये हमें वर्क डन इतना बेहतर ना लिख करके आप इसमें लिखें कि ये हमें क्या देता है, चेंज इन वर्क डन देता है। क्लियर है सभी को, क्या देता है, चेंज इन वर्क डन देता है। तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई। या आप कह सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देता है। तो इस तरीके से ये दोनों पॉइंट आप सभी को समझ में आ गए होंगे क्या है क्या नहीं है। तो इस तरीके से आप जाने क्या है देता है क्या नहीं देता है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको मिली। चलिए अब आगे सवाल हम सॉल्व करते हैं। From rest under the influence of a force that varies with distance traveled by the particle as shown in figure, the kinetic energy of the particle after it has traveled 3 मीटर। कहने का मतलब क्या है, देखिए फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ये ग्राफ हमें दे रखा है, ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आ गई। ये वाला ग्राफ है, यहां से चला और यहाँ से चलने के बाद यहाँ पर पहुँचा, आप ये ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर 3 मीटर पर जब पहुँच गया होगा तो हमें क्या बताना है, काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो देखिए एरिया अंडर द एफ एस कर्व, एफ एस कर्व के अंडर का एरिया यही तो होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक चीज आप यहाँ से देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको सेपरेट आउट करूं तो यहाँ से ये वाला तो हमारा एक ट्रेपीजियम बन रहा है और ये वाला हमारा एक क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। तो इस स्क्वायर का ये वाली 2 साइड है, ये वाली भी 2 साइड है, तो इसका एरिया 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, ठीक है, 4 जूल आ गया। अब देखिए ट्रेपेजियम का एरिया आप सभी को मालूम है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये 2 है और ये हमारी 3 है, तो 2 और 3 5 हो गया, इनटू हाइट, हाइट हमारी 2 से 3 तो 1 हो गई कि नहीं हो गई। तो हम ये कह सकते हैं 4 + 5/2, ठीक है, 4 + 5/2 की अगर हम बात करें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13/2, तो 6.5 जूल हो गया, ठीक है। कहने का मतलब मैंने आपसे कहा था एरिया ऑफ एफ एस कर्व ये हमें क्या देता है, ये ना भूलें बच्चा, ये हमें क्या देता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कितने के बराबर है, 6.5 जूल के बराबर है, ठीक है। अब देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ध्यान दें ये क्या हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 6.5 जूल है। इनिशियली इसने कह दिया है कि रेस्ट पर था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 0, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या हो गई, 6.5 जूल। अगर यहां पर रेस्ट ना होकर के कुछ और होता तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाती, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती, 6.5 प्लस के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती जब कहां पर पहुंच गया होगा, 3 मीटर पर पहुंच गया होगा। तो ये सवाल आप सभी को समझ में आ गया। आपको ध्यान रखना है इस सवाल की लैंग्वेज को, ये रेस्ट है या हमारा मोशन वाला टर्म दे रखा है, तो इसके हिसाब से आपको सवाल सॉल्व करना है, ऐसे नहीं कि आए और ऐसे ही सॉल्व करने लग गए, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि जितने भी कर्व हैं और जितने भी कर्व हमारी फिजिक्स में हैं, अगर वो एरिया बन करके कोई ना कोई क्वांटिटी अगर दे रहे हैं तो वो हमें ओनली चेंज इन क्वांटिटी देता है। यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई। जैसे मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो ds बराबर vtt, वेलोसिटी और टाइम कर्व का जो एरिया है, एरिया है ये हमें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देता है, नॉट डिस्प्लेसमेंट। तो यहां तक की बात आप सभी को समझ में आ गई है, क्या है देता है हमें, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन वर्क डन या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देता है। तो ये टर्म आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस सवाल के ऊपर मैंने ज्यादा फोकस किया है 15 क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए इससे आगे का सवाल हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। इस सवाल के बारे में यहाँ पर जानने की कोशिश करिए। ए स्प्रिंग whose unstressed length is L has a force constant K. The spring is cut into two pieces of unstressed length
L1 एंड L2, और L1 और L2 के बीच का रिलेशन दे रखा है L1 बराबर NL2 एंड n इज एन इंटीजर, द रेशियो ऑफ K1 अपॉन K2 ऑफ द करस्पॉन्डिंग फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा। एक कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आप इसको बिल्कुल शॉर्ट में समझ लें अगर आपको नहीं मालूम है। सबसे पहली बात, मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग की लेंथ हमारी L है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा K है। मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस स्प्रिंग को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि 2⁻³ में इसको डिवाइड कर दिया। 2⁻³ का मतलब क्या है, एक स्प्रिंग ये बना दी और एक स्प्रिंग ये बना दी। ठीक है, 2⁻³ का मतलब क्या है, यहां पर जानने की कोशिश करेगा। इस स्प्रिंग की लेंथ हमारी कितनी हो गई, 2 इंटू टोटल लेंथ अपॉन क्या आपका 2⁻³ में, तो 2L/5 लेंथ की एक स्प्रिंग बना दी। ठीक है, अब देखिए ये हमारी स्प्रिंग, इसकी लेंथ कितनी हो गई, 3L/5 हो गई। ठीक है, यहां तक की कहानी सभी को समझ में आ गई। देखिए आप सभी को एक बात मालूम होनी चाहिए कि स्प्रिंग को काटने पर उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जितनी ज्यादा छोटी स्प्रिंग बनेगी उतना ही ज्यादा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बन जाएगा। तो यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करेगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसका तो स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा K था। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा कितना हो जाएगा, K1। K1 में कितना मान लेता हूं, K1 कितना हो जाएगा, अगर ये 2L/5 है तो इस लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दें तो कितना हो जाएगा, 5/2। K1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2 इंटू K हो जाएगी। K1 की वैल्यू ये हो गई। सिमिलरली K2 की भी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 5/3 के बराबर हो जाएगी। आप ये ध्यान रखिएगा, पहले जो हमारा था L इंटू K एक कांस्टेंट था, L इंटू K हमारा एक कांस्टेंट था, बाद में भी L इंटू K के बराबर होना चाहिए। तो 2L/5 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि सेम टर्म C आ जाए, तो 5/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, L के बराबर ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आपने स्प्रिंग कांस्टेंट आपने जान लिया क्या है क्या नहीं है। यहाँ तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई कि यहाँ तक की कहानी हमारी क्या है क्या नहीं है। अब देखिए यहां से तो मैंने आपको एक आइडिया बताया है, स्प्रिंग कांस्टेंट हमारी, स्प्रिंग लेंथ हमारी क्या हो जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है। स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग को काटने पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है कि एक L लेंथ की हमारे पास एक स्प्रिंग है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा कितना है, K है। स्प्रिंग इज कट इनटू 2 पीसेस। कहने का मतलब क्या है, यहां पर जानने की कोशिश करिएगा। एक स्प्रिंग, इसकी लेंथ हमारी L1 है। ठीक है, इसकी लेंथ हमारी कितनी है, L1 है, और दूसरे की लेंथ हमारी कितनी है, L2 है। दूसरे की लेंथ हमारी कितनी है, L2। अब देखिए आप सभी को इतना तो मालूम है कि L1 और L2 NL2 के बराबर है। L1 अपॉन L2 का रेशियो जो है N/1 है, तो हम कह सकते हैं N/1 में बांटा है। ठीक है, N/1, तो N/1 रेशियो में इसको बांटा गया है। अब देखिए इसकी L1 लेंथ की अगर हम बात करें तो L1 लेंथ हमारी कितने के बराबर हो जाएगी, N इंटू L अपॉन N+1। ठीक है, L1 लेंथ ये हो गई। L1 लेंथ अगर ये हो गई तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, N+1, इसका उल्टा करिए, N इंटू K के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली इसकी अगर हम बात करें तो इसका लेंथ L2 कितना हो जाएगा, 1 इंटू L अपॉन N+1। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आ गई। K2 कितना हो जाएगा, N+1 K हो जाएगा। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई कि स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे क्या होंगे क्या नहीं होंगे। अब देखिए K1 अपॉन K2 का रेशियो हमें निकालना है, तो K1 की वैल्यू कितनी है, N+1 अपॉन N इंटू K, अपॉन में क्या है, N+1 इंटू K। अब देखिए आप आगे इसको सॉल्व करेंगे तो N+1 इंटू K से ये कैंसिल हो जाएगा। K1 अपॉन K2 का रेशियो कितना आ गया, 1/N आ गया। तो ये बात बड़ी आसानी से आप सभी को समझ में आ गई। स्प्रिंग कांस्टेंट का सवाल कैसे सॉल्व करना है कैसे नहीं सॉल्व करना है, ये ऑप्शन भी सही कर लें,
टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये क्या है आपका 1/n इसका आंसर है। ये n/2 था, ये 1/n स्क्वायर था और ये ओनली n था। तो सवाल का आंसर क्या होगा 1/n होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल बहुत अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं है। अब देखिए 16 सवाल आपने कर लिए हैं, बड़ा पेशेंस है आपके अंदर अगर 16 क्वेश्चन तक आप पहुंच पाए हैं। हर सवाल का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपको समझाया जा रहा है और एक तरीके से ये क्विक रिवीजन भी है। अब देखिए आगे हमसे सवाल क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, इस सवाल को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है मार्केट में और इस सवाल को लेकर के लोगों ने क्या आपका अपने अपने अलग अलग व्यूज भी दिए हैं, लेकिन इसका एकदम करेक्ट सॉल्यूशन आज की क्लास में आप देखेंगे। इसका बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन आज आप देखेंगे कि करेक्ट सॉल्यूशन इस सवाल का क्या है। अब देखिए सबसे पहले यहां पर जानने की कोशिश करेगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ए मास इज of 1 kg falls freely from a height of 100 meter on a platform of mass 3 kg which is mounted on a spring having a spring constant k equals to 1.5 into 10 to the power 6 10 to the power 6 newton per meter. The body is stick to the platform and the spring maximum compression is found to be x. given values हमें दी गई हैं। सबसे पहले आप ऐसे समझिए इस सवाल को, हमारे पास कोई भी एक 1 kg का ब्लॉक है जो कि आपका 100 मीटर की हाइट पर है। कहाँ से है, एक नीचे से एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर एक 3 kg का ब्लॉक हमारा माउंटेड है। उस 3 kg के ब्लॉक से 100 मीटर की हाइट पर हमारा क्या है, आपका एक 1 kg का मास है। इसको हमने फॉल किया, यहाँ से फॉल करने के बाद ये इससे 3 kg के मास से आकर के चिपक गया। चिपक जाने के बाद इसने स्प्रिंग में हमारा कंप्रेशन किया होगा। तो हमें ये बताना है कि इस स्प्रिंग के अंदर कितना कंप्रेशन हुआ होगा। सबसे पहले इस सवाल का डायग्राम आप समझें कि इस सवाल का डायग्राम क्या है। देखिए 1 kg का तो हमारा ये स्मॉल m मास है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर समझने ध्यान दें, यहां पर हमारा ये एक स्प्रिंग के ऊपर क्या है 3 kg का मास इस तरीके से रखा हुआ है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर देखिए कंप्रेशन इन द स्प्रिंग दो वजह से होगा। एक तो इस मास की वजह से भी इसमें कंप्रेशन आएगा 3 kg की वजह से, और एक ये आकर के इससे स्टिक करेगा तो ये पूरा सिस्टम कोई भी वेलोसिटी से नीचे की ओर जाएगा तो उसकी वजह से भी इसके अंदर क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा, ठीक है। तो यहां तक आपको समझना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं 3 kg की वजह से कितना कंप्रेशन आएगा। तो 3 kg की वजह से कितना कंप्रेशन आएगा, ध्यान देने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए मैं कहता हूं 3 kg की वजह से y डिस्टेंस नीचे गई तो Fx मतलब स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, Fy इक्वल्स टू 30, ठीक है। तो y की वैल्यू 30 अपॉन k की वैल्यू 1.25 इंटू 10 टू दी पावर 6 है। तो मैं ये कह सकता हूँ y की वैल्यू जो है, देखिए नीचे एक हमारा क्या है, बहुत बड़ा टर्म है। तो y हमारा कैसा आ गया, वेरी स्मॉल आ गया। तो इस 3 kg ब्लॉक की वजह से जो कंप्रेशन आएगा वो वेरी स्मॉल है। तो इस वेरी स्मॉल कंप्रेशन को तो मैं यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको मिल रहा है इस सवाल का, ध्यान दें। अब देखिए इससे आगे यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। इसको इनिशियली हमने यहाँ पर ड्रॉप किया। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये इससे आकर के स्टिक कर जाएगा। ये 1 kg का ब्लॉक इससे आकर के जैसे ही स्टिक करेगा और ये साथ साथ सिस्टम जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, तो ये जो सवाल है ये कैसा है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का सवाल है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का सवाल है। तो यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई। अब देखिए सबसे पहले मैं ये देखना चाह रहा हूं कि इस 1 kg ब्लॉक को जब हमने फॉल किया, फॉल करने के बाद h बराबर 100 हाइट मीटर नीचे जब आएगा तो इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी इसकी क्या होगी। तो वेलोसिटी ऑफ 1 kg ब्लॉक जस्ट बिफोर हिटिंग 3 kg को हिट करने से जस्ट पहले, तो u आपका 0 है ही है। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, डिस्प्लेसमेंट हमारा माइनस के 100 मीटर है, नीचे की ओर है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस के जी के बराबर है। इसको मैं h ही लिख दूंगा, माइनस के h, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, v की वैल्यू निकालनी है। तो आपको मालूम है कि रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, वी स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। ये तो जीरो हो ही गया, वी स्क्वेयर इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस के जी, एस की वैल्यू माइनस के एच हो गया। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2gh आ गई। अंडर रूट 2gh की अगर हम बात करें तो वैल्यू जब मैं पुट करूंगा 2 इंटू जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू कितनी 100 है। 100 वैल्यू पुट करने के बाद अंडर रूट 2000 ये आ गया, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ब्लॉक, तो वो वेलोसिटी हमारी कितनी आई है, वेलोसिटी हमारी आई है बच्चा अंडर रूट 2000 मीटर पर सेकेंड। इसको मैं क्या 20 रूट 5 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, 20 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है सभी को? तो यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई। अब देखिए एक बात यहां पर जानने की कोशिश करिएगा, फिर ये दोनों ब्लॉक क्या है आपका, कोई एक कॉमन वेलोसिटी से आगे की ओर जाएंगे। किससे? कोई कॉमन वेलोसिटी से आगे की ओर जाएंगे। तो मैं यहां पर एक बात कह सकता हूं, देखिए कॉलिजन हुआ है, कोई भी कॉलिजन हो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, मोमेंटम जस्ट बिफोर कॉलिजन और मोमेंटम जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। तो मैं यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं कॉलिजन में, ठीक है। मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं, इनिशियल मोमेंटम हमारा फाइनल मोमेंटम के बराबर हो गया। मास इनटू वेलोसिटी, स्मॉल एम मास इनटू वेलोसिटी, इसकी वैल्यू कितनी है 1 kg, 1 इंटू 20 रूट 5 बराबर। अब देखिए दोनों साथ साथ चलेंगे तो 1 kg और 3 kg, टोटल मास 4 हो गया और कॉमन वेलोसिटी वीसी से जाएंगे, ठीक है। 4 से ये 4 टाइम्स, तो कॉमन वेलोसिटी कितनी हो गई 5 रूट 5 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी से ये जाएंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर एक बात कह सकता हूँ, बिल्कुल ठीक इसी तरीके का सवाल मैंने पीछे भी कराया था कि दो ब्लॉक जो 250-250 ग्राम के हमारे जो कनेक्टेड थे उनको वी वेलोसिटी दी थी, तो कंप्रेशन हमें बताना था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस पूरे इन दोनों सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाएगी स्प्रिंग में। क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हो गई, हाफ एम स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम वी स्क्वेयर बराबर के हाफ के एक्स स्क्वेयर हो गया, ठीक है। अब देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वेयर बराबर क्या हो जाएगा, एम प्लस एम इंटू वी स्क्वेयर अपॉन कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान देने की कोशिश करिएगा, एक्स स्क्वेयर बराबर एम प्लस एम तो 4 हो गया, वी स्क्वेयर अगर मैं निकालूंगा तो 25 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन के की वैल्यू कितनी है 1.25 इंटू 10 टू दी पावर 6, ठीक है, के की वैल्यू। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर इस कैलकुलेशन को और हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वेयर बराबर, अब देखिए 1.25 को अपॉन 1000 करूंगा तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 25 इंटू 5, 125 इंटू 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा। इसको जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो ये 25 से 5 बार कट जाएगा, 5 से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, ध्यान देने की कोशिश करिएगा, एक्स स्क्वेयर हमारा आ जाएगा कितने के बराबर 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 3, ठीक है। अब देखिए 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 3 करेंगे तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मैं इसको 0.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 4 कर सकता हूं। तो एक्स स्क्वेयर की अगर हम बात करें तो जब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, ध्यान देने की कोशिश करिएगा, 0 पॉइंट, देखिए स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका 0.2 आ जाएगा, इसका तो 0.02 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 2 आ जाएगा। तो फाइनली जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, देखिए x की वैल्यू जो आई है हमारी मीटर में और सवाल का आंसर दे रखे हैं यहाँ पर सेंटीमीटर में, तो जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो सवाल का आंसर आता है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां तक की बात समझ में आई। यहां पर चारों ऑप्शन आईआईटी ने क्या आपका 40 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 80 और 8 सेंटीमीटर दे रखे हैं जो गलत थे। सवाल का बिल्कुल एग्जैक्ट जो आंसर है वो कितना है बच्चा, 2 सेंटीमीटर सवाल का एग्जैक्ट आंसर है। इसका और भी मेथड है सॉल्व करने का, यहां से लेकर के यहां तक हम क्या लगा दें, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे तो उससे भी सवाल का आंसर कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर ही निकल के आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
देखिए आपने इस सवाल को बहुत अच्छे से समझा होगा, उम्मीद है। अगर नहीं आए तो फिर से मेरे को कमेंट करिएगा इस सवाल का, और दूसरे मेथड से भी मैं, किसी भी मेथड से आप सॉल्व करवाएं, हमेशा सवाल का आंसर कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर ही आएगा। अब देखिए इससे आगे का सवाल हमारा क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। ए वेज ऑफ मास 4m लाइज ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन, ए पार्टिकल ऑफ मास m अप्रोचेज द वेज विद स्पीड v, देयर इज नो फ्रिक्शन between the particle and the plane or between the particle and the vase, the maximum height climbed by the particle on the vase is given by। बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान देने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखिए एक इंफॉर्मेशन आप सवाल के लिए लें। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम आप सभी को मालूम है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब यहां पर आप वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 रख देते हैं, तभी आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये रिलेशन आता है जिसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं कि आपको सवाल सॉल्व करने हैं तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाने की बजाय हमेशा क्या लगाया करें, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया करें, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम से ही तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकला है कि नहीं निकला है। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, हमारे पास क्या है, कोई एक सरफेस है, हमारे पास कोई एक सरफेस है, इस तरीके से ध्यान दें, हमारे पास कोई एक सरफेस है, इस सरफेस पर हमारी क्या है, कोई एक वेज रखी है, वेज, और इस वेज का जो मास है वो कितना है, 4m है। यहां पर हमारा कोई भी एक मास है स्मॉल m जो v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, ये इसकी तरफ जा रहा है, और जितने भी सरफेस हैं वो सभी के सभी सरफेस हमारे क्या है, आपका स्मूथ हैं, तो कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए अप्रोचेस के बाद ध्यान दें, तो ये जैसे ही इसके ऊपर ये अप्रोच, जैसे ही एम मास का पार्टिकल इसके ऊपर क्लाइम करेगा, चढ़ेगा, तो चढ़ने के बाद क्या होगा, ध्यान देने की कोशिश करिएगा, किसी न किसी एक हाइट तक तो ये पहुंचेगा। तो हमें ये बताना है कि कितनी हाइट, मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम हाइट क्लाइम्ड बाय द पार्टिकल ऑन द वेज, हमें ये बताना है। सबसे पहली बात, इसको ऊपर जाने से जो रोकेगा वो कौन रोकेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको रोकने का काम करेगा। अब देखिए इस पूरे सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ mv²। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करेगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m, टोटल मास कितना हो गया, 5m, 4 और 1m, 5m इंटू v²। जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये कॉमन वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करेंगे, तो इनकी कॉमन वेलोसिटी क्या होगी, तो मोमेंटम कंजर्व करके निकाल सकता हूं, मास इंटू वेलोसिटी बराबर, कॉमन वेलोसिटी में ये टोटल मास 5m इंटू वी मैंने यहाँ पर ले लिया, m से m कैंसिल, तो कॉमन वेलोसिटी हम कह सकते हैं v/5 से ये चलेंगे आगे की ओर। तो यहाँ तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई कि ये कितनी कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे, v/5 से। अब देखिए मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 5m वीसी का स्क्वायर, तो v²/25, 5 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो mv²/10 ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगी। अब देखिए इस सिस्टम में मैं क्या आपका वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता हूं, इस सवाल में वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। फोर्सेस कौन है बेटा, यहां पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स है, mg नीचे की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव होगा mgh। काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारी, mv²/10, ठीक है, mv²/10 माइनस के ये कितना है, ध्यान देने की कोशिश करिएगा, mv²/10 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब देखिए मेरे को यहाँ पर ये सॉल्व करना है, m सभी से मैं कैंसिल कर देता हूँ, v² मैंने कॉमन लिया 1/10 माइनस के कितना हो गया 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया, तो ये तो 1 हो गया, और ये कितना हो गया, -5 हो गया, तो -5 - 4 v²/10 हो गया। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ, ध्यान देने की कोशिश करिएगा,
माइनस के जी एच हमारा माइनस के 4v² अपॉन 10 के बराबर है। माइनस से माइनस कैंसिल, जी नीचे आ गया 2 से, ये 2 टाइम्स 5 टाइम्स, एच हाइट की वैल्यू 2v² अपॉन 5g आ गया। तो ये सवाल का आंसर आपको देखने को मिला कि ये सवाल हमने बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई होगी। आगे का सवाल हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये भी अच्छा सवाल है, अपने आप में बहुत बढ़िया सवाल है। हमसे क्या कह रहा है कि ये ब्लॉक ऑफ मास लाइंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज अटैच टू ए स्प्रिंग। कोई भी एक मास है हमारा यहाँ पर ये, और ये स्प्रिंग से क्या है आपका कनेक्टेड है, और यहाँ पर जितने भी सरफेस दे रखे हैं ये कैसे हैं आपका स्मूथ सरफेस दे रखा है यहाँ पर। द अदर एंड ऑफ द इज फिक्स्ड, यहाँ पर स्प्रिंग का अदर एंड क्या है फिक्स कर रखा है। एज सोन इन फिगर द ब्लॉक इज इनिशियली रेस्ट, ब्लॉक हमारा इनिशियली रेस्ट पर था, ठीक है, नेचुरल लेंथ पर था मान लीजिए। अब देखिए एट रेस्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब आप सभी जान पा रहे हैं जहां पर नेट फोर्स हमारा कितना है 0, ठीक है, और नेट फोर्स जब 0 है तो ये ब्लॉक किस में है रेस्ट में है। इफ नाउ द ब्लॉक इज पुल्ड विद ए कांस्टेंट फोर्स, और इस ब्लॉक को क्या आपका कांस्टेंट फोर्स एफ से खींचा जा रहा है, कांस्टेंट फोर्स एफ से इसको खींचा जा रहा है, तो द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज, तो हमें ये बताना है इस ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। अब देखिए कांस्टेंट फोर्स अगर किसी के ऊपर लगाया जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी मैक्सिमम उतनी हमेशा सेम रहेगी कि नहीं रहेगी, वेलोसिटी मैक्सिमम हमेशा क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। तो यहां पर देखिए वर्क कौन कौन कर रहे हैं, एक तो मान लीजिए ये फोर्स वर्क कर रहा है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये भी वर्क कर रहा है। एक्सटर्नल फोर्स के अलावा ये स्प्रिंग फोर्स भी तो हमारा यहाँ पर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखिए ये स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव वर्क कर रही होगी, और ये जिसके द्वारा भी लगाया जा रहा है ये कैसा वर्क कर रहा होगा, पॉजिटिव वर्क कर रहा होगा। तो आप सभी यहाँ पर जान सकते हैं सॉल्यूशन अगर हम इसका निकालें तो बाई वर्क एनर्जी थ्योरम अगर इस सवाल को सॉल्व करें तो आप सभी को मालूम है कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इनिशियली तो हमारा रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 हो गई कि नहीं हो गई। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ध्यान देने की कोशिश करिएगा, जैसे मैं आपसे कहना चाह रहा हूं तो मान लीजिए इस फोर्स के द्वारा डिस्प्लेसमेंट कोई x हुआ, स्प्रिंग में एलोंगेशन x हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट भी x हुआ होगा, तो इसने जो वर्क किया होगा वो कितना होगा किया होगा fx, और स्प्रिंग के द्वारा जो वर्क किया होगा वो कितना नेगेटिव हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ये कितने के बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल, फाइनल का मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, वी वेलोसिटी से लगातार चल रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जानने की कोशिश करेगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आगे का पॉइंट हमारा क्या है। देखिए आप सभी को एक बात तो यहाँ पर मालूम ही है, तो जब इसको F फोर्स से खींचा गया होगा तो F इक्वल्स टू के एक्स होगा, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर F बाई के रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो x की वैल्यू जब मैं F बाई के रखूंगा तो ये F स्क्वायर अपॉन के हो जाएगा, ठीक है, माइनस के हाफ के F बाई के का होल स्क्वायर F स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर बराबर के हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, के से के कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ तक की कहानी सभी को समझ में आ गई। अब देखिए ये हो गया एफ स्क्वेयर अपॉन के माइनस के एफ स्क्वेयर अपॉन 2k बराबर के हाफ एम वी स्क्वेयर। अब देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद एफ स्क्वेयर अपॉन 2k आ जाएगा, अरे 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा ही तो बचेगा, बराबर के हाफ एम वी स्क्वेयर हो जाएगा, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वेयर बराबर कितना हो गया एफ स्क्वेयर अपॉन एम के हो गया, और v की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी f अपॉन अंडर रूट एम के हो जाएगी। तो ये सवाल का आंसर आप सभी को पता चला, सवाल का आंसर क्या होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम जो आएगी f अपॉन अंडर रूट एम के आएगी। तो ये सवाल बहुत अच्छे से आपने सॉल्व कर लिया, बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आपने जान लिया क्या है क्या नहीं है। अब देखिए इससे आगे का सवाल और ज़्यादा इजी है, इससे ज़्यादा इजी सवाल हो ही नहीं सकता है। हमसे क्या कह रहा है, ये फोर्स एक्ट ऑन ए 2 kg ऑब्जेक्ट सो दैट इट पोजीशन इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू कितना दे रखा है 3t स्क्वेयर प्लस के 5 हमें दे रखा है, ठीक है। यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करेगा, हमसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन
इन फर्स्ट 5 सेकेंड। देखिए एक तो इस सवाल का सॉल्यूशन वर्क एनर्जी थ्योरम से भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है x इक्वल्स टू 3t² प्लस के 5, तो मैं वेलोसिटी कैसे निकाल सकता हूँ इसको डिफ्रेंशिएट करके, तो ये 6t प्लस 5 हो जाएगा। अब देखिए वेलोसिटी का टर्म आ गया 6t प्लस 5, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कब होगी, जब हमारी टाइम की वैल्यू क्या हो। ध्यान दें हमसे क्या कह रहा है, वर्क डन इन फर्स्ट 5 सेकेंड, टाइम की वैल्यू जब 0 है तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी जब टाइम की वैल्यू कितनी 5 सेकेंड है तो ये रखेंगे तो कितना आ जाएगा 35 हो जाएगा, 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मास दे रखा है हाफ mv², तो v फाइनल का स्क्वायर माइनस के v इनिशियल का स्क्वायर कर सकता हूं, तो हाफ 2, तो ये 35 का होल स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बहुत से 35 का होल स्क्वायर करने में लगेंगे, ऐसा नहीं सीधे सीधे कर दें, तो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर को a प्लस बी ए माइनस बी 40 इंटू 30 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, तो 2 से ये क्या आपका 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। यहां पर कैलकुलेशन हमारी मिस्टेक हुई है, ध्यान दें। तो यहां पर जानने की कोशिश करिएगा 6 से कितना हो गया आपका 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी माइनस के फाइनल वेलोसिटी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सवाल का आंसर हमारा कितना आएगा 900 जूल निकल करके आएगा। ठीक है, तो 900 जूल आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसको और ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है बड़ी आसानी से। ध्यान दें सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इस सवाल को और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मान लीजिए ये x हमें दे रखा है, तो x हमारा 3t² प्लस के 5 दे रखा है, तो dx ओवर dt हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया 6t प्लस 5। फिर से मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, dv ओवर dt एक्सेलेरेशन आ गया हमारा कितना 6, एक्सेलेरेशन 6 है तो फोर्स कितना लग रहा होगा मास इनटू एक्सेलेरेशन, तो 6 से कितना हो गया 2, तो हम कह सकते हैं कि 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। वर्क डन आप सभी को मालूम है कि F dx के बराबर होता है, फोर्स तो हमारा कांस्टेंट है 12 dx। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट dx की लिमिट हमारी कहां से कहां हो जाएंगी, तो dx की लिमिट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो x बराबर क्या दे रखा है 3t² प्लस के 5 दे रखा है, जब x की t की वैल्यू जब 0 होगी तो x की वैल्यू 5, और जब हमारी t की वैल्यू जब हम 5 रखेंगे तो 5 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, और प्लस के 5 तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी 5 से 80। अब देखिए 12 है, अब इसका इंटीग्रेशन x आ जाएगा 5 से 80, 12 गुणा 80 माइनस के 5 तो ये 75 हो जाएगा, तो 12 गुणा 75 करेंगे तो कितना हो जाएगा 900 जूल हो जाएगा। एक तो इस सवाल को हम वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा इस सवाल को हम जर्नल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक के ये सभी सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जिस तरीके से आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर कोई भी सवाल आपका क्वेरी है, अगर आपको नहीं समझ में आता है, फिर भी आप अगर आपको लगता है कि ये डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपके इस सवाल का सॉल्यूशन जल्द आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और आप हमारा इन पूरे कंटेंट को आप हमारे एप्लीकेशन से, जीनियस ग्लोबल एकेडमी के नाम से हमारा प्ले स्टोर पर अपना एप्लीकेशन है, वहाँ से भी इस कंटेंट को बड़ी आसानी से आप पढ़ सकते हैं। और उम्मीद की जा रही है कि आपके लिए सरल कंटेंट बनाया जाए। सरल का मतलब क्या है, सवाल आपके वही हैं लेकिन उन सवालों को कितने सरल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। 20 सवाल आपने किए, आगे के 20 सवाल फिर से वर्क एनर्जी से रिलेटेड, वर्क एनर्जी पावर के फिर से सवाल आएंगे। आपके जितने अभी तक PYQ में पूछे गए हैं जितने भी सवाल, सभी सवालों का सॉल्यूशन आप तक पहुंचेगा जल्द ही। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।